हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से डॉक्टर हिमांगिनी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू सो मच। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर वो अपनी राय, कोई भी सवाल इस कार्यक्रम के दौरान पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल जरूर इस कार्यक्रम के में आप पूछिए। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बताइए। आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं इस विषय को लेकर, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस कार्यक्रम को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो भारत को क्यों एक मजबूत इमिग्रेशन कानून की जरूरत है, विदेशों से हम क्या सीख सकते हैं, कब बना हमारा इमिग्रेशन कानून जो है, इमिग्रेशन लॉ जो है, और अब भारत में जो परिस्थिति है वो काफी बदली है पिछले कई दशकों में, उसे देखते हुए इसे और मजबूत बनाए जाने की क्यों जरूरत है, विदेशों से हम क्या सीख सकते हैं, जब वहां अवैध घुसपैठिए आते हैं तो उनके साथ किस तरह के कानून उन पर लागू होते हैं, उन्हें किस तरह से अपने नागरिकों को दूसरे देश बचाते हैं अवैध घुसपैठियों से। इस पर बातचीत करेंगे हम डॉक्टर हिमांगिनी शर्मा से। डॉक्टर हिमांगिनी शर्मा, क्यों हमें मजबूत इमिग्रेशन कानून की जरूरत है भारत में? सबसे पहले तो ये इमिग्रेशन कानून की बहुत सख्त ज़रूरत भारत में इसलिए है बिकॉज ये अभी इस मतलब मोमेंटम पे चला गया है कि ये एक नेशनल थ्रेट हो चुका है इंडिया के लिए। आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, जो हमारे संविधान भी प्रोवाइड करता है कि नहीं, वी हैव, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 355। जी, तो वो थ्रेट इसलिए है बिकॉज अगर आप देखा जाए, हम कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत उसको बारीकी से पढ़ें तो कानून कोई है ही नहीं इमिग्रेशन को लेके। हमारे पास क्या है, वी हैव द पासपोर्ट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, वी हैव द फॉरेनर्स एक्ट 1945 एंड द ऑर्डर, जिसके तहत हम लोग का असम में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स बने हैं एंड दे आर ट्राइंग द मैटर्स। एंड उसके अलावा हम लोग के पास एक दो ऐसे कुछ कानून हैं। अगर हम फॉरेनर्स एक्ट की बात करें तो दैट इज नॉट अ पेनलाइजिंग लेजिस्लेशन। उसमें क्या है कि आपको बोलेंगे कि फॉरेनर कौन है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या कर सकता है इंडिया में, क्या नहीं कर सकता। उसमें बोला कि आप इलीगली नहीं रहेंगे, आप इलीगली नहीं घुसेंगे, घुसपैठी नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर किया तो उसका क्या कंसिक्वेंस है उस एक्ट में वो दे के नहीं रखा है। तो इसीलिए बिकॉज कोई प्रबंध है ही नहीं इस चीज को लेके कि आप रोके किसी को आने के लिए, तो ये एक बहुत ही संगीन, मैं मानूंगी और मैं बोलूंगी कि ये इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। तो मैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल की अभी बात कर ही नहीं रही। इट इज एस्केलेटेड टू द पॉइंट कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। और हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, आपको पता होगा कि कुछ रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते हैं लोकली, वो नोटिस में रिपोर्ट होके रह जाता है, पूरी कंट्री को नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। तो इन चीजों को सामने आने की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ आपको एक इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 5 अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं तो उनमें से अगर एक पकड़ में आता है तो 4 पता ही नहीं चलते वो कैसे घुस गए और वो गायब हो जाते हैं। तो अगर हम लंबे समय से ये देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक से तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि 2 करोड़ हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है वो 2 करोड़ ना हो, लेकिन वो जो 4 मिस हुए हैं तो वो उसका 5 गुना नंबर हो सकता है, यानी कि 8 से 10 करोड़ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम दिल्ली में भी हम देखें तो इस पर भी कहा गया 98 में कि 3 लाख बांग्लादेशी अवैध भारत में दिल्ली में हो सकते हैं। फिर ये आया कि 2003 में 6 लाख हो सकते हैं। अब जरूरी हो जाता है कि इनका आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन, इस पर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन इनका जो होता है, इनको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने थ्रू नोटिफिकेशन ये दिया है अपने पुलिस फोर्स को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे। डिपोर्टेशन वाला जो इशू है, डिपोर्टेशन वाला इशू लीगली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये लॉजिकली सेंस बनता है कि अगर आपने पकड़ा है तो फिर ऑब्वियसली दे विल बी डिपोर्टेड इन द थ्रू द प्रॉपर चैनल, बिकॉज हम सब प्रॉपर चैनल में करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। प्रॉपर चैनल में, क्योंकि जब मैंने अपना रिसर्च किया, जो मैंने अपने बुक में लिखा भी है कि
और ये मुझे बोला है डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में बोलूंगी, बॉर्डर पुलिस वालों ने, और वो लोग जी। हैं जो बैठ के रोजाना इस चीज को हुँ, मतलब देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, कि 11 जी। साल मिनिमम लगता है एक मतलब फाइल क्लियर होने में। हुँ, क्योंकि एक मान लो किसी बांग्लादेशी को पकड़े गए कि इलीगल है जी। वो, तो हुँ, उनको एफटी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा। हुँ, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है सिर्फ असम में, तो उनको जी। लाया जाएगा, उनको असम में पेश किया जाएगा। फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसका नेशनलिटी क्या है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास ये भी पावर नहीं है कि वो बोले कि हम ये हुँ, बांग्लादेशी है, वो बस बोलेंगे कि ये फॉरेनर है। वो कौन से हुँ, नेशनलिटी का फॉरेनर है ये भी नहीं बोल सकते। हुँ, तो एक बार डिक्लेयर हो गया कि फॉरेनर है, उसके बाद ये होगा कि हाँ, इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। हुँ, उसके बाद, और ये डिपोर्टेशन अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ, इट इज एब्सोल्युटली ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कि आप लोगों के बीच क्या एग्रीमेंट है इंटरनेशनली, कि अगर ऐसा होता हुँ। है तो आप वापस लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्या करेंगे। बिकॉज बांग्लादेश ने कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली मना किया है इस चीज को हाँ, आइडेंटिफाई, दे हैव रिफ्यूज्ड कि जी। अगर हम फाइल भेजते हैं कि आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, हमारे एक कोर्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये है एक लिस्ट, तो वो गया है वहाँ पे एम्बेसी में और हाई कमीशन में, कि आप, और उनके बांग्लादेश हाई कमीशन में, वो लोग वेरीफाई करके बोलते हैं ये हमारे सिटीजन्स हैं ही नहीं। जहाँ पे ये लोग अक्सर बोल रहे ऐसी हैं खुद, ऐसी जी। हाँ, जहाँ की ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम हैं वहीं के, अपना नाम पता दिया, लेकिन उन्होंने मना किया। तो इस हालत में ये लोग एक वैक्यूम में रह जाते हैं। तो इंडिया एज अ कंट्री, बेनिवोलेंट कंट्री, उनको आप तो ऐसे ही निकाल के बॉर्डर पार नहीं कर सकते। या तो आप उनको निकाल के इनटू नो मैन्स लैंड और इन अबेंस नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए इनको हमारे जो ये कंसंट्रेशन कैंप्स है और ये जो हम लोग के कैंप्स रखे हुए हैं, जहाँ पे इनको रखते हैं, तो वहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे बात आती है आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में क्या होता है कि दिस इज अ वेरी बिग, you can say it is a burden on the economy of the country and the state also, because आप इन कैंप्स को चाहिए कि they are sustained, living conditions are sustained, and the living conditions need to be sustained. इनको सारे amenities of life जी, देना पड़ता मैं है। आपको एक बार फिर से कहूँगी हिमांगिनी जी कि टेक्निकल वजह से अगर आप पिछले 1 मिनट में जो आपने बोला वो अगर आप दोहरा पाएँ। हाँ जी, बिल्कुल। अ, मैं ये बोल रही थी कि जब आप ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और जी, उनकी खुद की कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया उनको वापस लेने के लिए, ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये हमारे सिटीजन्स हैं और वो जी। हमारे पास है, तो हम एज अ हुँ, रिस्पॉन्सिबल कंट्री हम उनको ऐसे ही बस बॉर्डर के बाहर फेंक नहीं सकते। जैसे म्यांमार के से आए थे रोहिंग्यास, कि उनके पास दे स्टेटलेस, हम उनको स्टेटलेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको अपने कैंप्स में रखते हैं, जो बनाया गया है स्पेसिफिकली ऐसे हुँ, घुसपैठियों को जो आइडेंटिफाई हो गया उनको रखने के लिए। अब दैट कैंप, आई विल कम टू नाउ, हुँ। इज एन इकोनॉमिक बर्डन, एक आर्थिक बर्डन है बिल्कुल। हमारे हाँ, इंडिया को एंड द स्टेट ऑल्सो। बर्डन ऑन द हुँ, रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली द इकोनॉमी, बिकॉज ये लोगों को पूरा का टू गिव देम ऑल द एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ, उनका रहना सहना, खाना पीना, तो ये सब देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी इंडिया का है, स्टेट का बनता है। बिकॉज सेंटर ने बोला है स्टेट को हम डेलीगेट करते हैं कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए और आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने हुँ, के बाद ये नतीजा हुआ तो स्टेट ऑब्वियसली हैज टू। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है बिटवीन द जी, पीपल हु स्टे देयर, लाइक जैसे हाँ, एसमिस लोग हो गए एंड ऑल द हुँ, अदर कम्युनिटीज इन असम एंड द नॉर्थ ईस्ट, और इन हुँ, लोगों के बीच जो इलीगली वहां पे रह रहे हैं। हुँ। तो फॉर इन जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उनके हिस्से का जो आपके सोशल सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज़ उनके हैं। रिसोर्सेस है, ये सब जी, बच जाता है। तो वो हुँ। बांटने का हमारे देयर इज नो एक्चुअली वैलिड रीजन कि आप उनको बांट दें, लेकिन ये तो हम सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी दिसंबर 2023 में बोला है कि बोला, हाँ, हमारे पास कोई ओपन बॉर्डर सिस्टम है नहीं बांग्लादेश के साथ। हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उस पर ये एक तरह से बोझ हो जाता है। हमें बिल्कुल बहुत ज़रूरत है इसको आइडेंटिफ़ाई करने की और ज़ाहिर तौर पर इनको डिपोर्ट करने की। दूसरे बिल्कुल, देशों में किस तरह के सिस्टम होते हैं जब अवैध, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं डॉक्टर हिमांगिनी शर्मा, जहाँ बहुत ही सख्त इमिग्रेशन कानून है। यूरोप में कुछ ऐसे बिल्कुल। देश हैं जहाँ हिम्मत नहीं हुँ, करते वो घुसने की, क्योंकि उनको पता है अब आम नागरिकों के साथ अवैध अगर कोई घुसपैठ या घुसा है तो उसको आम नागरिकों के साथ मिलने की इजाजत नहीं होती, उसमें वो मिक्सअप हुँ, नहीं हो सकता। हुँ। ऐसा भारत में क्यों हो पाता है? ऐसा भारत में इसलिए हो पाता है बिकॉज़ ये जो घुसपैठी हैं, ये ज्योग्राफिकली हम इंडियंस के हुँ, फीचर से, लैंग्वेज से मिलते-जुलते काफ़ी हद तक है। बिकॉज़ अगर हम घुसपैठी की बात करें और देखेंगे कहाँ से ये शुरू हुआ है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एरिया पूरा भारतवर्ष ही था, पार्टीशन से पहले। हाँ, तो इनका लेकिन लैंग्वेज नहीं पुरुष का, आप अगर आसाम से हैं, तो या कोई हाँ, अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई आसाम से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, वो तो हो सकता है कि इनको पहचान ले आसानी से? जी। आइडेंटिफाई करना कि बहुत आसान होता है बिकॉज़ ऑल्दो वो लैंग्वेज एक सिमिलर है, लेकिन जी। वो देयर इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द हुँ, लैंग्वेज आल्सो जो हमको पता है बिकॉज़ वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। हमारे जी। जो बंगाली कम्युनिटी उनको भी पता है बिकॉज़ दे नो व्हाट देयर मदर लैंग्वेज इज़। तो हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है पूर्णिमा जी कि जब मैंने अपने फील्ड स्टडी करने के लिए मैं गई थी हुँ, बरक वैली और मैं करीमगंज में थी वहाँ पे, जी। तो दे स्पीक एग्ज़ैक्टली द सेम लैंग्वेज बिकॉज़ वो जो सीएचटी बोलते हैं चिटागोंग हिल डिस्ट्रिक्ट, वो तो इट वाज़ वन प्लेन पहले। फिर इन लोगों ने हुँ, लकीर खींच दिया और उसके बाद कुछ लोग उधर रह गए, हम इधर रह गए। लैंग्वेज तो वही है, वो हुँ। दिखते वही लेकिन हैं, हमारे यहाँ कल्चर अब तो तकनीक आ गई है, एआई आ गया है, जी, बिल्कुल। शायद बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जाँच की जा सकती है, चाहे डीएनए की बात हो या बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। बॉर्डर पर ड्रोन्स हैं, एआई से टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैमराज़ होंगे जिनसे आइडेंटिफ़ाई हुँ, किया हुँ। जा सकता होगा, ड्रोन से मॉनिटर किया जा सकता होगा, और अगर जी, अंदर भी आ गए हैं, तो वो बहुत हाँ, सारे ऐसे इलाकों में ज़रूर रहते होंगे, किस लिए वो भारत में आ रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है घर में सफाई का काम ढूँढ रहे हों, हो सकता है वो घर में खाना बनाने का, या हो सकता है वो गाड़ियाँ साफ़ बिल्कुल। करने का काम ढूँढ रहे हों, हाँ, या हो सकता है कि वो बहुत झुग्गियों में रहने को यहाँ तैयार हो जाते हैं। तो किस बिल्कुल, स्थिति से वो आ रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह काम कर रहे हों, फैक्ट्री में काम कर रहे हों, या लेबर का काम कर रहे हों। अब दूसरा ये भी इसमें आ जाता है कि इनके पुलिस वेरिफ़िकेशन की कितनी कोशिशें होती हैं उस थाना इलाके में, उस थाना क्षेत्र में, बीट कांस्टेबल के द्वारा, अगर कोई नया एम्प्लॉयी आया है किसी कॉलोनी के अंदर, मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइज़्ड कॉलोनी में रह रही हूँ और वहाँ हर 2-3 महीने में जो है एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो देखे जाते हैं। मैं दिल्ली के जिस इलाके में रहती हूँ, वहाँ की अगर मैं ज़िक्र करूँ तो हमारे यहाँ एक ऐप होती है जिसके ज़रिए जो भी आ रहा है कॉलोनी के अंदर या जा रहा है उसकी एंट्री और एग्ज़िट होती है। तो अगर आप उसको जी। देखें तो ख़ास तौर पे एक ही समुदाय के लोग हुँ, होते हैं। हुँ, वो हुँ, खुद को बताते हुँ, हैं कि हम बंगाल के इस इलाके से हैं। लेकिन वो हर 2-3 महीने में बदले जाते हैं। वो हुँ। 2-3 महीने बाद चले जाते हैं। तो ये ये पैटर्न इनका स्ट्रैटेजी होता है, दिखाता है। ये एक स्ट्रैटेजी है। जी। ये आते हुँ, इसलिए है जैसे आपने सवाल पहले पूछा था कि वो क्यों आते हैं और हम नहीं ढूँढ पाते। हुँ, डेफ़िनेटली हुँ। पुश एंड पुल फैक्टर्स कुछ होते हैं। कुछ पुश फैक्टर्स जी। उनके कंट्री से होता है, हुँ, कुछ पुल फैक्टर्स जी। हमारे कंट्री से होता है। हमारे कंट्री के पुल हुँ, फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि हुँ। इकोनॉमिक हाँ, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत सब है अच्छा है। बिल्कुल। हुँ, और इनको हुँ, पता है कि ये जब आएँगे, कुछ ना कुछ काम तो इनको मिलेगा। चाहे हुँ। वो रास्ते में बैठ के आप भीख ही क्यों माँगने ले, आपको मिल हाँ, जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसे जैसे यूरोप के बहुत से ऐसे देश होंगे जहाँ आप इल्लीगल इमिग्रेंट को हुँ, अपने घर में या किसी व्यवसाय पे काम पे नहीं रख सकते। नहीं हुँ, लगा सकते बिकॉज़ बिना उनका पुलिस लॉ वेरिफिकेशन बहुत के ऐसा। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल हमारे यहाँ लॉ पुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरिफिकेशन का है नॉर्म, लेकिन उसका कितनी सख्ती से उसका पालन हो रहा है, इस बात की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? साथ ही अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कॉलोनी में इलीगल इमिग्रेंट्स पर सस्पिशन है कि वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए डाउट होता है,
तो वहाँ भी कांस्टेबल की क्या ज़िम्मेदारी है, वहाँ के थाना क्षेत्र की क्या ज़िम्मेदारी है? अगर कोई थाना इलाके में, किसी थाने के इलाके में अवैध कॉलोनियाँ फैल रही हैं, बढ़ रही हैं या मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ बनने लगी हैं, फैलने लगी है, तो क्या हुँ। उसकी ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए उस इलाके की? बिल्कुल, और ड्रोन से होनी चाहिए, और क्योंकि पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है अंडर हुँ, द पासपोर्ट एक्ट ऑल्सो, कि हाँ, आप डिटेक्ट करेंगे और आप उनको डिटेन करेंगे। बिकॉज़ हुँ, बॉर्डर एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली असम, हुँ, बिकॉज़ ज़्यादा पीड़ित वही स्टेट है, तो वहाँ पे हुँ, वी हैव समथिंग कॉल्ड द बॉर्डर पुलिस। तो बॉर्डर हुँ, पुलिस का ये एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर नोटिफिकेशंस की, और पॉलिसीज़ हैं कि आप यही मतलब करेंगे अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स। तो मेनलैंड इंडिया की अगर बात करें तो एमएचए, जैसे मैंने अभी बताया, नोटिफिकेशन के थ्रू बोला गया है, नॉट बिलो द जी, रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, आप हुँ, रेगुलरली आपको छानबीन करना है। अगर आपको दिखता है, अगर लगता है, ऑब्वियसली आप हुँ, उनको पकड़ के, और यू कैन डिटेन देम, और यू कैन अरेस्ट देम एंड कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन। प्रॉब्लम इस बात का है कि ये चीज़ हो ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे हुँ, मैंने बताया कि सतर्क नहीं है लोग। मैं ये बोलूँगी कि हुँ, ये 100% उनकी भी गलती नहीं है, वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज़ वी एज़ सिटिज़न्स, हम लोग बहुत लेड बैक हैं, और हम इस बात को लेके सतर्क ही नहीं हैं कि हमारे आँखों के सामने जो एक खाली ज़मीन था, देखते-देखते हुँ, वहाँ पे एक झुग्गी-झोपड़ी बन गया है। हम नहीं जानते ये झुग्गी-झोपड़ी वाले कौन हैं, कहाँ से आके सेटल हुए हैं, और ये हुँ, इवेंचुअली जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे आपने बताया कॉलोनी में रहते हैं, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, उसके सामने है, तो इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू अस, क्योंकि चोरी मतलब हुँ, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन। हम उस जी, चीज़ को हम अपने घरों में रख लेते हैं। व्हाई आर दिस पीपल पुल फैक्टर्स, जिसके मैं बात कर रही थी, हुँ, बिकॉज़ इंडिया में एक तो लेबर एंड सेकेंडली चीप लेबर। अगर चीप ये लेबर लोग की आते हैं, हुँ, बिल्कुल, हुँ, इनको हुँ, ना रहने के लिए किराया देना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटीज़ के ऊपर हमारे भारत के लोग पल रहे हैं। ये लोग फेक हुँ, डॉक्यूमेंट्स दिखा के राशन कार्ड वगैरह इन लोग बना लेते हैं। आधार कार्ड हाँ। भी, उसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कैसे ये लोग करते हैं। मतलब द एंटायर और प्रोसेस, ऐसी क्योंकि बहुत ये सारी घटनाएँ आई हैं। अभी भी मैं पिछले 1 महीने के न्यूज़ क्लिपिंग्स पढ़ रही थी, अलग-अलग बड़े-बड़े जी, जो न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें उसमें पकड़े गए हैं ऐसे बहुत सारे लोग, इल्लीगल बिल्कुल, इमिग्रेंट्स जिन्होंने फेक जी, डॉक्यूमेंट देकर आधार कार्ड बनवाए, अपने आईडीज़ बनवाए। जी। ये मैंने जो बुक लिखा है इसके ऊपर, बिकॉज़ लीगली जी, किसी ने लिखा नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्कुल। ये रिसर्च एरिया था पीएचडी में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बुक में कन्वर्ट करके मैंने लिखा। इसमें मैंने साफ-साफ वो सब केसेस मेंशन किए हुए हैं, जहाँ पे हुँ, एक घुसपैठी, वो फेक पासपोर्ट ₹10,000 में फेक पासपोर्ट देके असम के अपर असम ज़िले में वो रह रहा था। एक ज़मीन खरीदा उसने, वहाँ पे खेती-बाड़ी कर रहा था और बहुत हैपीली अपना वोट दे रहा था 10 साल तक। फिर वो पकड़े गए एक दिन, और उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया गया। कोर्ट ने बोला, एफटी ने ऑर्डर दे दिया, डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट होने के बाद फिर से आ गया वो, और फिर से ये करने लगा। सो इट इज बिकॉज इनको पता है कि अगर हम आते हैं मिनिमम 2 3 4 साल तक तो हम छुप के आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर अगर हमारे देश का हर नागरिक सतर्क हो जाए कि अगर जी। आज मैंने देखा कि ये सामने इधर है, तो मैं बोलूँ पुलिस को। हम किसी को अपने घर में एम्प्लॉय करने से पहले अगर जो प्रॉपर हुँ, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, अगर हम वो नहीं कराते हैं, जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया पूर्णिमा जी, कि ये लोग आते हैं काम करने के लिए, 2 3 महीने में चले जाएंगे। तो कभी किसी ने सोचा कि दिस इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटेजिक मूव टू स्टे हुँ, अंडर कवर, क्योंकि हुँ, इनके पास दे डू नॉट हैव एनी टैग्स ऑन देम। वो फ्री रेडिकल्स हुँ, की तरह घूमते रहते हैं, बिकॉज उनको आज यहाँ कल यहाँ, इनको पता है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, जाके खड़े हो जाएंगे, उनको रोज का दिहाड़ी मिल जाएगा, उनको रहने के लिए ज्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए नहीं, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, और जहाँ सर्वाइव हुँ। करेंगे वहाँ इवेंचुअली अपना एक बस्ती झुगड़ी बना ही लेंगे वो लोग। तो और चीप लेबर है, सबसे बड़ी बात है कि चीप लेबर और नहीं, इजीली अमेरिका अवेलेबल। और क्या यूरोप के देशों को चीप लेबर की ज़रूरत नहीं है क्या? ओ वहाँ मतलब कई बार वहां ऐसे पे सवाल होते हैं कि हम बिल्कुल, लोग अब एआई के ज़माने में जी रहे हैं, क्या हमारे हाँ, पास इसका ऑल्टरनेटिव तो होगा, हम लेकिन क्या बिल्कुल। हम इन सब के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा को दाँव पे लगा सकते हैं? इनको हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, और बात की जाए अगर अमेरिकन सोसाइटी की, यूरोपियन सोसाइटी की, वेस्टर्न सोसाइटी की, तो वहाँ पे अ, एक ह्यूमन को एम्प्लॉय करना फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ का प्रथा थोड़ा-सा कम है।
जो हमारे पास जी। है कि हम डोमेस्टिक हेल्प कर लेते हैं, वहाँ पे वो नहीं है।